नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन वे में। आज की वीडियो में हम ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जो भाई बहन भी सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, पैट एग्जाम, लेखपाल एग्जाम या फिर किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कुल आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इस वीडियो में हमने सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित लिए हैं, तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन है 121वां, ऑप्शन दूसरा है 122वां, ऑप्शन सी है 123वां, ऑप्शन डी है 124वां। तो ऑप्शन दूसरा 122वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका जीएसटी है, इससे आपके एग्जाम में कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जीएसटी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए जो आपका जीएसटी है, इसको क्या बोला जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहां से कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बताइए कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू किया गया था। तो ठीक है, विश्व में सबसे पहले 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। और यदि भारत की बात करते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन भारत में यदि बात करता है कि भारत में जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को तो पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो असम में सबसे पहले भारत में जीएसटी लागू किया गया था। देखिए एक और फैक्ट देख लीजिएगा इससे संबंधित। जो आपका जीएसटी है, जीएसटी का मॉडल, भारत के जीएसटी का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल के आधार पर है। ठीक है, कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है हमारे देश का जीएसटी मॉडल। ठीक है, इतने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन है पशु, बैक्टीरिया, कृमि या फिर फंगस। तो देखिए वर्मी से आप समझ जाइएगा कि वर्मी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, किस जीव के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए केंचुए के लिए केंचुए के लिए कौन सा शब्द वर्मी यूज किया जाता है? ठीक है, जो केंचुआ है उसको क्या किसान का मित्र बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ खाद बनाता है। कौन सा? उपजाऊ मिट्टी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वर्मी किसके द्वारा? केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। केंचुआ एक कैसा है? एक कृमि है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा इसको, और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके थाल घाट, पीपली घाट, पाल घाट या फिर भोर घाट दर्रा। तो देखिए हमसे कहा गया है कि पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। या फिर आपको मिल सकता है पश्चिमी घाट के स्थान पर क्या लिखा मिल सकता है आपके एग्जाम में? सह्याद्री घाट। क्या मिल सकता है? सह्याद्री घाट मिल सकता है। पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा सह्याद्री घाट से संबंधित नहीं है या फिर पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आपके थाल घाट, ऑप्शन बी पीपली घाट, ऑप्शन सी पाल घाट और ऑप्शन डी है भोर घाट। तो देखिए मैं पहले एक एक को बता देता हूं कि कौन सा दर्रा कहां पर है, तो हमारा सही आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले थाल घाट की बात करते हैं। तो थाल घाट दर्रा कहां पर है? जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र के कौन कौन से? तो एक तो थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे कहां के हैं? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करते हैं पाल घाट दर्रे की। तो पाल घाट दर्रा कहां का है? ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। वो कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा है, जो कहां पर है? केरल राज्य में है। देखिए जो आपका बचा है पीपली घाट दर्रा, जो पीपली घाट दर्रा है वो कहां पर?
अरावली पर्वत श्रृंखला में है, जो कहां पर है, राजस्थान में है। तो हमसे कहा गया है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दर्रा कौन सा नहीं है, पीपली घाट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा है नहीं है, तो आपको नहीं को याद रखना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट दर्रे हैं, वे किसके, पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री घाट के दर्रे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 5 जनवरी को। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर आपके एग्जाम में बनता है और पूछ लेगा कि 12 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऐसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। किसकी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और उस दिन किसकी जयंती पड़ती है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ती है। ठीक है, देखिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा यहां पर कि जो आपका 12 जनवरी है, 12 जनवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमसे यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, देखिए सिमिलरिटीज यहां पर देखना आपको कि 12 अगस्त यदि आपसे पूछता है तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर करिएगा, देखिए पॉइंट को क्लियर करना है आपको कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हमसे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय, समझिएगा अंतर क्या है, यहां पर राष्ट्रीय है 12 जनवरी को और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे और जैसा प्रश्न आपके युवा दिवस से बन सकता था मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपसे आशा रहेगी मेरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि डोगरी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन है पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन सी है नागालैंड और दी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो डोगरी भाषा है किस प्रांत में बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कौन सी डोगरी भाषा बोली जाती है। और सीटेट का तो सीटेट में कई बार यहां से प्रश्न बन चुका है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो कहां पर बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। ऑप्शन है आपके अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 8। तो देखिए अनुसूची 8 में कितनी आपकी भारतीय राजभाषाएं किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में वर्णित है। अब देखिए जो कुल अनुसूची है आपके संविधान में, तो कुल अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। अब देखिए 12 में से जितना हमको दिया गया है मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा एक एक पॉइंट को। जो अनुसूची 5 है उसका संबंध किससे है, तो जनजातीय क्षेत्र से। आपसे पूछ सकता है कि किस सूची में जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो वो किया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है, अनुसूची 6 की बात करते हैं तो अनुसूची 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्यों की व्याख्या की गई है। कितने, इसके प्रशासनिक कार्यों को बताया गया है किसमें, अनुसूची 6 में। आपको ये 4 राज्य याद रखने हैं, कौन से हैं, एक तो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हैं, 4 राज्यों के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 6 में किया गया है। एक तो आपका असम राज्य है, दूसरा है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। एक बार फिर से आप इसको बोलकर देखिएगा, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और क्या है, त्रिपुरा। इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बोलने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, अनुसूची 7 की बात करते हैं तो अनुसूची 7 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए जो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, इनका वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुसूची 7 में किया गया है। और देखिए जो अनुसूची 8 है इसमें कितनी, तो कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये आपको इतने पॉइंट अनुसूची से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध
किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पत्रकारिता या फिर राष्ट्रीय एकता से। ठीक है, तो बात हमसे पूछा है कि हल्दीघाटी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका हल्दीघाटी पुरस्कार है वो किसमें, तो पत्रकारिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब देखिए जो आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुरस्कार मैं आपको बता देता हूं, राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पुरस्कार, राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पुरस्कार यदि आपसे पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि कोलेरू झील कहां है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए कोलेरू झील पूछा है हमसे, तो कोलेरू झील कहां की झील है? आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको आंध्र प्रदेश की जितनी झीलें हैं मैं उनसे संबंधित यहां पर आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको ये दोनों झीलें भूलेंगी नहीं। ठीक है, ट्रिक है हमारी आधा हक, आधा हक। तो आधा से तो हो जाएगा आपका क्या, आंध्र प्रदेश राज्य, और हा से हो जाएगा हुसैन सागर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुसैन सागर झील। का से हो जाएगा कोलेरू झील। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलेरू झील हो जाएगा। तो कौन सी, एक तो हुसैन सागर झील और कोलेरू झील दोनों कहां पर, आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की मोस्ट इंपोर्टेंट एक झील है आपके एग्जाम में और यूपी स्पेशल के रूप में भी यहां से प्रश्न बन जाता है। तो कौन सी, गोविंद सागर झील। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत झील कहां पर है? गोविंद बल्लभ पंत झील कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में लोनार झील है जो एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, कैसी, ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? तो लोनार झील है। आपको याद रखना है क्योंकि महाराष्ट्र में जो झील है कौन सी है, लोनार है, और आपके लिए इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है? ऑप्शन है कोलेरू झील, चिल्का झील, बुलर झील या फिर भीमताल झील। तो देखिए तुलबुल परियोजना की हमसे बात की गई है, तो तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, घुमा फिरा के जितने तोड़ मरोड़ कर वो प्रश्न पूछ सकते हैं वैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यदि पूछता है आपसे कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है या फिर किस नदी पर है, तो देखिए एक एक मैं पॉइंट यहां पर क्लियर कर दूंगा आपको, कभी भी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। ठीक है, तो देखिए तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कहां पर है? झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तीन प्रश्न मैंने आपको बताए हैं कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो बुलर झील पर है जो जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। ठीक है, कोलेरू झील मैंने आपको बता दिया है कि आंध्र प्रदेश की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील, और सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी है? चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, भीमताल मध्य प्रदेश की झील है। कहां की? मध्य प्रदेश में कौन सा झील है? तो भीमताल झील है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद में या फिर प्रधानमंत्री में। तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। अब मैं राष्ट्रपति से संबंधित आपको दो चार ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न 100% बनेगा यहां से। ठीक है, बनता ही है यार, वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए जो राष्ट्रपति है, सबसे पहले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अब देखिए जो राष्ट्रपति है, इसको क्या, राष्ट्रपति भारत का कैसा प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, और आपको अनुच्छेद 143, ये दो अनुच्छेद और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं,
इनको याद रखना है कि क्योंकि राष्ट्रपति से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने कहा है सबसे पहले अनुच्छेद 123 की बात की है मैंने। तो जो अनुच्छेद 123 है वो अध्यादेश अध्यादेश जारी करना किसका काम है? राष्ट्रपति का है, जब दोनों सदन में सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, जब सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। इसलिए अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 143 की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना, किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना का किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो है 143। ठीक है, और जो आपका क्षमादान से संबंधित, राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, जिसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 108 में किया गया है। और एक पॉइंट और बनता है कि जो राष्ट्रपति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति पद पर रहने के लिए, पद पर बनने के लिए। ठीक है, तो कितनी राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर। यदि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग में कंफर्म हो जाएगा। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही अच्छे प्रश्न और आपके उपयोगी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।